दोस्तों कल आप लोगों का एसएसटी का पेपर है क्लास 10th के लिए। तो मुझे लगा कि कुछ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ साझा करूं। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बोलता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर मोर डिमांड फॉर ह्यूमन लेबर देन मशीन्स इन विक्टोरियन ब्रिटेन। बोलता है कि वो क्या वजह थी कि जो इंसानी श्रम है उसकी अधिक आवश्यकता थी विक्टोरियन एरा में। तो विक्टोरियन एरा में देयर वर सीजनल इंडस्ट्रीज, जो उद्योग थे वो मौसमी उद्योग थे और जिसमें अच्छी खासी मानव श्रम की आवश्यकता थी और वो भी छोटे पीरियड के लिए। जैसे गैस वर्क है, ब्रूअरी मतलब जहाँ शराब बियर बनता है, बुक बाइंडिंग है, किताबों में जल्द साजी करनी है, प्रिंटिंग है और रिपेयरिंग ऑफ शिप्स। और इन सारी चीजों में काफी बड़ी तादाद में मजदूरों की आवश्यकता थी। The Borghese and the aristocrats preferred handmade products which were symbolic of refinement and class. और समाज में एक जो बर्जुआ वर्ग है या जो एरिस्टोक्रेट है, जो अमीर जमींदार तबका, वो हाथ से बनी हुई चीजों को पसंद करता था और उसको रिफाइनमेंट एंड क्लास में। आप लोगों ने भी शायद थ्री इडियट मूवी देखी होगी, तो उसमें बोलता है ना कि सी माई शूज हैंडमेड, है ना। नॉर्मल अगरबत्ती भी देखोगे और देखोगे हैंड रोल्ड, है ना, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना, कि वो रिफाइनमेंट है, क्लास है एंड ऑल दैट। फिर कहता है व्हाई डिड गांधी जी से अबाउट रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो देखो, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड में रिलीजन और स्टेट के बीच में बहुत बड़ा डिमार्केशन है। लेकिन जो इंडियन सिनेरियो है वहां पर हम लोग राजा के लिए भी धर्म निर्धारित करते थे, राजधर्म, कि राजा जो है या जो शासक वर्ग है वो किस प्रकार प्रजा के साथ बिहेव करे। ठीक है। तो ना चाहते हुए भी स्टेट को, और कहने के लिए वी आर अ सेक्युलर कंट्री, लेकिन कई बार स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है सेक्युलर मामलों में भी। और उसके अलावा जो है वो स्टेट जो है वो ये कोशिश भी करता है कि बहुत सारी चीजों में वो एक दूरी बना करके रखे। तो इसको गांधीयन पर्सपेक्टिव में क्या है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। गांधी जी सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी का ये मानना था कि धर्म को आप बिल्कुल बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं राजनीति से। For him, religion was not only a particular religion like Hinduism or Islam, but moral values which form an important aspect of all religions. तो और गांधी जी का जो पैमाना था या जो दृष्टिकोण था वो बहुत व्यापक था। उनके लिए धर्म का मतलब या हिंदू धर्म या इस्लाम ऐसा नहीं है। उनके लिए धर्म का मतलब है कि वो सारे मोरल वैल्यूज, जो नैतिक मूल्य हैं या जो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो होना चाहिए। He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. और उनका ये मानना था कि पॉलिटिक्स जो है या जो पूरा सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें भी जो इथिकल वैल्यूज है, नैतिक मूल्य, उनका समावेश किया जाना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है, मेंशन द स्टेट्स वेयर ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर इरिगेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन। तो ओवर ग्रेजिंग मतलब जो पशुचारण है और ओवर इरिगेशन के सिंचाई, तो ये दोनों ही जो है रिस्पॉन्सिबल है, डिग्रेडेशन होगा। ओवर ग्रेजिंग करवा लोगे तो क्या होगा, जो सॉइल इरोजन होगा, और ओवर इरिगेशन करोगे तो वाटर लॉगिंग होगा और उससे भी सॉइल की क्वालिटी खराब होगी, है ना। तो ओवर ग्रेजिंग जो है वो ऐसे राज्यों में प्रचलित है जहाँ पर जो जानवर है, खास करके बकरियां, भेड़ और वो नोमैडिक ट्राइब्स रह रहे हैं। तो ये जो है ये गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रेवलेंट है। और ओवर इरिगेशन जो है वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में वहां पर प्रेवलेंट है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो घूम करके आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाता है। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स। इनडिस्क्रिमिनेट का क्या मतलब हुआ कि बिना सोचे समझे। ठीक है। आप मतलब उसमें रैशनैलिटी नहीं डाल रहे हो या जो जुडिशियस यूज है वो नहीं कर पा रहे हो। तो इसका जो पहला जो चीज है वो क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स। बहुत थोड़े से लोगों के हाथ में सारे सारे संसाधन चले जाएंगे। एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जाना।
दूसरा क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। और यहाँ पर भी गांधी जी का स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट है। उन्होंने कहा था कि इस धरती पे एनफ रिसोर्सेज हैं जो मानव की आवश्यकताओं, नीड के लिए एनफ है, लेकिन ग्रीड के लिए तो हमेशा कम पड़ेगा। तो क्या होगा कि लालच के चक्कर में जो रिसोर्स हैं वो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएंगे, रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे, रिजुमिनेट नहीं कर पाएंगे, और वो डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर बोलता है नेशनल इनकम को डिफाइन करना है और इसका लिमिटेशन क्या है, अगर इसके बिहाफ पे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे नेशनल इनकम, या कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि जीडीपी, व्हाई जीडीपी इज नॉट अ मेजर ऑफ वेलफेयर। तो भैया जीडीपी, जीडीपी है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी कंट्री के सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो मनी वैल्यू है, ठीक है, उसको जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी जो है वो गलत तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स बिक रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि भैया हमारा जीडीपी ज्यादा है। भाई ये देखो कि वो किस तरीके से आ रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ खास लोगों की आमदनी बढ़ रही हो, वो तो हर में नहीं गया। जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो क्या होता है, उसी जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे लोग हैं बाहर में, वो जो पैसा भेजते हैं उनको ऐड कर लेते हैं तो वो नेशनल इनकम बन जाता है। और नेशनल इनकम तो बन गया, लेकिन वो नेशनल इनकम जो है वो ये नहीं डिफाइन कर पाया, नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, वो ये नहीं डिफाइन कर पाया कि भैया ये किस तरीके से आया है पैसा। क्या ये जस्ट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है? वो तो एक जस्ट एक फिगर है, ठीक। और वो भी उस पर भी डिपेंड करेगा कि भाई कंट्री का पॉपुलेशन कितना है। एक कंट्री है जहाँ पे 2000 लोग हैं, एक कंट्री है जहाँ 2 लाख लोग हैं। तो 2000 वाले जो है वो ज्यादा भी कमाएंगे, 2 लाख वाले कम भी कमाएंगे। तो जो जहाँ 2 लाख लोग हैं वहाँ का नेशनल इनकम ज्यादा दिखेगा, है ना। तो ये सारा भी दिक्कत है। Total income of the country is considered as one of the criterions for comparing the development of the countries। बोलता है कि इसको हम मानते हैं कि ये एक इंडिकेटर है, या इसके बिहाफ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, या माना जाता है। बट कंट्रीज हैव वेरिंग पॉपुलेशन, लेकिन अलग अलग देशों की जनसंख्या अलग अलग है, और उससे जो है एक एवरेज पर्सन की अर्निंग को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब पर कैपिटा इनकम जो है और उसका कंपैरिजन जो है वो बहुत सही नहीं होगा। वैसे देखो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे आगे क्लासेस में तो कहता है कि जो एवरेजेस कैन बी मिसलीडिंग। कई बार एवरेजेस ऐसे होते हैं कि वो मिसलीडिंग होते हैं। 5 लोग हैं सपोज कर लो, ए बी सी डी ई, ठीक है, उसमें एक व्यक्ति की आमदनी है 1 लाख और बाकी सबका है 2000, 5000, 7000, इसका एवरेज निकालोगे तो बहुत बड़ा बैठेगा। तो क्या अधिकांश लोग जो है उस एवरेज तक पहुंच पाएंगे? तो तुम बोलोगे कि नहीं। और एक व्यक्ति जो है वो एवरेज से बहुत ऊपर है ना। तो इसलिए नेशनल इनकम को एज अ मेजर जो है वो बहुत अच्छा मेजर नहीं होगा। नेशनल इनकम चाहे जीडीपी या पर कैपिटा इनकम, कंपेयर के लिए, कंपैरिजन के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि उसमें पर कैपिटा क्या है, उसका सोर्स क्या है, और क्या वो जस्ट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज के बिहाफ पे है या नहीं। अगर ये सारे फैक्टर को सेटिस्फाई करता है तो फिर वो बेटर है। बोलता है कि जो 1929 की मंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन, उस पे क्या हुआ, उसका असर भारत पे क्या पड़ा। टू इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ ऑन इंडिया। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो दोनों ही आधा हो गया। 1929 में तो बहुत तेज हो गया था ये डिप्रेशन, तो 1928 से 34 तक चला था। तो इस पीरियड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो दोनों ही आधे हो गए थे। और जो गेहूं था या और दूसरी चीजें, उनकी भी कीमतें गिर गई थी। फिर बोलता है कि जेंडर बेस्ड डिवीजन जो है लेबर का, ठीक है, उसके बिहाफ पे वुमन का जो रोल है पॉलिटिक्स में उसको बताइए। तो अगर देखा जाए तो वुमन का रोल जो है वो नेग्लिजिबल सा ही रहा है। वैसे गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है, जब हम लोगों ने पंचायती राज अधिनियम लगाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट किया, और राजस्थान में पंचायती राज शुरू हुआ सबसे पहले नागौर जिले में, ठीक है। तो वहां हम लोगों ने बात की कि 33 and 1/3%, लगभग 33% जो है, 1/3 लोगों को पार्टिसिपेट मिले।
सीटों को रिजर्व किया गया, वुमेन कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर किया गया, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी, है ना, इनके लिए भी प्रोविजन किया गया कि उस पर्टिकुलर लेवल पे इनको भी पार्टिसिपेशन मिले और ये भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आए और इनके अंदर जो टैलेंट है या जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का शेपनिंग है वो हो सके. There has been organization of movements by women for equal rights which has culminated in the rise of feminist movement. और जब औरतों को लगा कि भाई हमारे अधिकार दबाए जा रहे हैं और बहुत तरीके से दबाए जा रहे हैं कि काम तो सेम कर रहे हैं और सेम सैलरी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया आर्टिकल 14 के तहत कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. और अक्रॉस द ग्लोब अगर देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज में जो है वो वुमन को सफरेज राइट नहीं था, वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन हमारे इंडिया में जो है वो हम लोग जब आजाद हुए थे तभी हमने वोटिंग राइट दिया. तो शुरू में वोटिंग का एज जो था वो 21 था और बाद में राजीव गांधी के टाइम में इसको घटा करके 78 किया गया, सॉरी 18 किया गया. Why should intermediate goods not be included to know the total production in a sector? तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स को अगर काउंट करोगे तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा और फाइनल गुड का वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना. तो हमें सिर्फ फाइनल गुड की ही वैल्यू लेनी चाहिए. अब सिंपल देखो ना, एक किसान है 500 रुपए का गेहूं उगा रहा है, वो गया चक्की में, चक्की वाले ने उसको पीस करके 700 का आटा कर दिया, वो आटा जो है वो गया बेकर के पास, उसने उसको 1000 रुपए का ब्रेड कर दिया. अब तुम 1000, 700 और 500 जोड़ोगे तब तो बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा ना और उससे नेशनल इनकम का गलत फिगर आएगा. तो फाइनल प्रोडक्ट कितने का है, तो फाइनल प्रोडक्ट 1000 का है तो वह 1000 ही काउंट होगा. दैट वुड बी द आंसर. तो यही चीज बोला जा रहा है. टू in order to avoid duplication, intermediate goods are not included in calculation of final good. तो duplication ना हो, दोहरी गणना ना हो, इसके लिए हम लोग सिर्फ फाइनल गुड को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं. फिर बोलता है कि गोमास्ताज और वीवर्स के बीच में क्लैशेस क्यों है. तो इससे पहले भी जो हमने वीडियो बताया है तो उसमें भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था. तो जो सप्लाई मर्चेंट्स हैं वो विविंग विलेज में रहते थे, वो व्यूवर को मदद करते थे टाइम ऑफ क्राइसिस में, उनके साथ अच्छे रिलेशन थे. मदद क्या करेंगे, जो व्यूवर है वो गरीब है, उनको हर वक्त लोन की जरूरत है, थोड़ा सा पैसा दे लिया और उसको फंसा लिया, ठीक है कि अब तुम अपना सारा माल हमें ही बेचोगे, बाहर वाले को नहीं बेचोगे, हम क्वालिटी डिसाइड करेंगे. और गुमास्ता जो है बाद में आते थे, सप्लाई के को लेकर के पीटते थे, क्वालिटी डिटरमाइन करते थे, जबरदस्ती क्वालिटी को डिग्रेड करके बताएंगे और जो सामान बाहर कहीं 1000 रुपए का बिक सकता है उसका बोलेंगे भैया 350 का हुआ और आपको उसी रेट में देना है. तो क्लैशेस तो हो गई. The new Gomastas were outsiders. They had no social link with the village. Gomastas acted arrogantly. घमंड की तरह बिहेव कर रहे हैं. They sometimes marched into villages with सिपाही and peons. They punished weavers for delay in supply. They often beat and flogged them. अब उसको लाठी से मार रहा है, खींच रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो लड़ाई झगड़े तो हो गई. बोलता है इंडियन कॉटन वीवर जो है 19th सेंचुरी में उसके साथ क्या प्रॉब्लम रहेंगे. द इंडियन मार्केट वाज ग्लटेड विद मैनचेस्टर गुड्स. तो सबसे पहली बात जो है वो मैनचेस्टर में मशीन से बनी हुई चीजें जो है वो यहाँ आने लगी. अब वो जो है वो ज्यादा फैंसी है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, सस्ता है ना, और मशीन से बन रहा तो एक बार में जितना चाहो सप्लाई हो सकता है ना. तो ये प्रॉब्लम था, लोग मतलब उधर ध्यान चला जाएगा और चूंकि उसका कॉस्ट कम पड़ता था तो लोग भी वही खरीदेंगे. और वीवर जो है वो चूंकि हाथ से बना हुआ है तो प्रोडक्ट थोड़ा कोर्स है या प्रोडक्ट उतना सॉफिस्टिकेटेड नहीं है, उतना जल्दी नहीं बन पा रहा है, तो वो कंपटीशन जो है वो थोड़ा कठिन था. और दूसरा क्या हो गया कि जो यहाँ से कॉटन ही खरीद लिया गया, ठीक है, कॉटन एज रॉ मटेरियल ले लिया जाता था या और ऐसा चीज, तो इनके लिए जो कच्चा माल है वही नहीं है. तो या कच्चा माल अगर मिल रहा है तो आपको ज्यादा कीमत पे खरीदना पड़ रहा है, तो ये सारी समस्याएं थी. Insufficient supply of raw cotton of good quality during the American Civil War. Britain could not get cotton supplies from the US. Thus, raw cotton was exported from India to Britain. As a result of this, the Indian weavers could not get supplies and sometimes they were forced to buy at high prices. तो ये सारी समस्याएं थी. तो सबसे पहला जो है इनपुट का प्रॉब्लम है, समस्याएं थी.
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।